नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रवीण और जैसे कि आप सभी के सामने जो है वो विजिबल होगा आप सभी को कि आज से हम लोग जो है वो एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज का नाम जैसा कि हमने जो है वो क्या रखा है तो आपके सामने है शिखर सीरीज जो है वो रहेगी। अब इसमें जो है वो आपको क्या-क्या चीज़ें करवाई जाएगी, तो डेली बेसिस पे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, लाइक आपके पास कोई टीजीटी का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जो है वो आपको जनरल साइंस जो है वो पूछी जाएगी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोगों ने एक सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की है और इस सीरीज़ का नाम जो है वो मैंने पहले ही कहा शिखर सीरीज़ जो है वो रखा है। तो आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है, चीज़ें हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर जो है वो शेयर करना है सभी ने। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग जो है वो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें रहेगी, फिजिक्स क्या होती है? तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली इट इज द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो लाइट और मैटर और एनर्जी दो चीजों की जो है वो डीपली जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचुरल चीजें होंगी तो मेन तौर पे जो हमारे पास चीजें हैं कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो सिंपली आप सभी जानते हैं कि जो आपका फिजिक्स है उसके अंदर जो है वो भौतिक चीजें, जैसे आपके पास हीट है, लाइट है या फिर साउंड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक चीजें को ही जो है वो स्टडी किया जाता है। तो उसी को जो है वो आज हम कंटिन्यू करते हैं। उसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। अगर आपने जो है वो फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोग जो है वो इसका आंसर बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो इजीली दे पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंट हीट, सेकंड इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन और थर्ड है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथे नंबर पे है स्टॉक वैल्यू। तो जब आप पढ़ते हैं आपको पढ़ के ही जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपकी जो है वो फिजिक्स से रिलेट नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो जब भी किसी भी आप लोग ऑब्जेक्ट को बोल लीजिए या फिर किसी भी पदार्थ को आप लोग जो है वो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, यानी कि उसकी स्टेट को जो है वो चेंज करते हैं, तो उस समय जब आपके पास एक गुप्त हीट आती है, ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या है, एक तरह से गुप्त हीट इसको बोल सकते हैं, साइलेंट हीट इसको बोल सकते हैं, उसी को हम बोल देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन है तो दो चीजों के बीच में जो आपके पास एक तरह से न्यूक्लियर सराउंडिंग न्यूक्लियर आपस में जब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड रेशो कर लीजिए, आपका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन जो आपका स्टॉक वैल्यू है दैट इज नेवर यूज्ड इन फिजिक्स, बिकॉज स्टॉक वैल्यू आप लोग जो है वो इकोनॉमिक्स की टर्म में पढ़ते हैं या फिर आप लोग जो है वो कॉमर्स के फील्ड में जो है वो बेसिकली बिजनेस के फील्ड में जो है वो डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द स्टॉक वैल्यू इज नेवर यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो, आप लोगों को जो है वो लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रही है चीजें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियो कार्बन, ध्यान से ध्यान देंगे सभी। क्या बोलता है, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर इज रिजल्ट ऑफ। तो रेडियो कार्बन जो है वो आपने बताना है
जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वो किस चीज का प्रोडक्ट है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो रेडियो कार्बन है वो बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है द कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड है action of ultraviolet light from the sun on atmospheric oxygen, action of solar radiation, particularly cosmic rays on carbon dioxide present in the atmosphere, या फिर lighting discharge in atmosphere। तो आप सभी ने याद रखना है, रेडियो कार्बन जो है वो बेसिकली इट इज द कोलिजन, कोलिजन होता है एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन या फिर आपके पास एक दूसरे को धक्का देना। तो कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड द नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है, यू ऑलरेडी नो दैट। उसके जो आपके पास क्या होंगे, इसके छोटे छोटे जो आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, उनकी जो अट्रैक्शन होती है किसके साथ, फास्ट न्यूट्रॉन के साथ, उसी को जो है वो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेडियो कार्बन जो है वो नाम देते हैं। अब थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर एज द रिजल्ट बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन बाइलिंगुअल है तो समझने में और आसानी हो जाएगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। इट इज इजियर टू रोल ए स्टोन अप एज स्लोपिंग रोड देन लिफ्ट इन वर्टिकल अपवर्ड बिकॉज। क्या कहता है, किसी ढलान वाली सड़क पर पत्थर को ऊपर की ओर उठाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान होता है। तो सिंपल सी बात है, एक स्लॉप है और उस स्लॉप पे कहता है कि पत्थर को ऊपर खींचने की बजाय नीचे जो है वो लुढ़काना, मतलब नीचे की ओर जो है वो उसे धकेलना जो है वो आसान होता है। उसके पीछे का रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है। तो 4 ऑप्शन है कि वर्क डन इज रोलिंग इज मोर देन लिफ्टिंग, या फिर वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन इज इक्वल टू द रोलिंग इट, या फिर वर्क डन बोथ द सेम बट रेट ऑफ वर्क डूइंग इज लेस देन इन केस ऑफ रोलिंग। तो आपने याद रखना है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज वर्क डन इन रोलिंग ए स्टोन इज लेस देन इन लिफ्टिंग। कहने का अर्थ ये है कि जो आपके पास रोल मतलब नीचे लुढ़काने के लिए जो वर्क डन है आपका वो कम है एज कंपैरिजन टू लिफ्टिंग, उसको जो है वो खींचने के कार्य, पत्थर को लुढ़काने में लगने वाला कार्य जो है वो उसे उठाने की तुलना में जो है वो क्या होता है, कम होता है। सिंपल सी बात है कि जब हम लोग नीचे की तरफ चीजों को स्लाइड करेंगे एक ढलान वाली जगह पे तो कम वर्क लगेगा, सिंपल सी बात है। और जब उसको खींचेंगे उसी अपोजिट डायरेक्शन में तो बहुत ज्यादा वर्क लगेगा। वही एक रीजन है कि हम लोग जो है वो ढलान वाली जगह लुढ़काने वाली ऑब्जेक्ट जो है वो इजी है, और दूसरा जो खींचने वाला है वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। ब्लंटिंग पेपर के द्वारा स्याही को अवशोषण करने में सम्मिलित है। तो आपने बताना है कि जो आपका कौन सा पेपर होता है, आपने सुना होगा ब्लॉटिंग पेपर बोल सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही को अवशोषण। अब ये ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉटिंग पेपर आपका इस तरह का एक पेपर होता है जो कि लिक्विड को सुखाने के लिए जो है वो काम आता है। ठीक है, लिक्विड को इजिली जो है वो अपनी तरफ सुखा लेता है। तो अब इसका जो आपके पास क्या है, क्या बोलता है, देखो, विस्कोसिटी ऑफ द इंक, विस्कोसिटी ऑफ इंक की वजह से, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, या फिर डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, या फिर आपके पास साइफन क्रिया। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से जो भी आपको लगता है आप लोग आंसर कर सकते हैं। कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द
इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इज इन्वॉल्व, क्या उसमें विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, कैपिलरी का कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर आपका साइफन एक्शन वाली क्रिया होगी। तो सभी ने याद रखना है, इसमें जो है वो आपके पास एक्शन ऑफ कैपिलरी फिनोमिना, ठीक है, कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना जो है वो वर्क करेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब भी हमारे पास द एब्सॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व कैपिलरी एक्शन, ठीक है, बिकॉज द ब्लॉटिंग पेपर इज a thin and a smooth paper which is allow a little thicker liquid like ink is absorbed। कहने का अर्थ क्या है कि जो आपके पास ब्लॉटिंग पेपर है इसके द्वारा स्याही के अवशेषण की जो आपके पास केशिका क्रिया की घटना शामिल होती है, जिसमें जो आपका ये ब्लॉटिंग पेपर है एक क्या है, पतला और चिकना कागज होता है जो कि स्याही जैसे मोटे तरल पदार्थ को भी जो है वो क्या कर लेता है, अवशेषित कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को, इस प्रकार के वर्क डन को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन जो है वो इसमें हुआ है। कैपिलरी का जो आपके पास प्रोसेस है वो फिनोमिना जो है वो यहाँ पे काम किया है उसने, ठीक है। अब देखिए साइफन काम करने में विफल हो जाएगा। तो पहले तो आपको मैं साइफन बताता हूँ कि साइफन है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, साइफन कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और दैट इज यूज्ड टू, आप लोग याद रख सकते हैं सिंपली, उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, लिक्विड की मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये साइफन जो है वो फेल कब होगा। अब देखो एक इसका यहाँ पे ऊपर है और दूसरी साइड इसके नीचे है। अब आपने बताना है कि ये काम करना कब बंद करेगा, यानी कि वर्किंग इसकी कब फेल मानी जाएगी। क्या दोनों क्या दोनों तरल का घनत्व बराबर हो, दोनों की डेंसिटी बराबर हो, या फिर दोनों बर्तनों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पे हो, दोनों का जो आपके पास अंग समान लंबाई पे हो, या फिर दोनों बर्तनों में तरल का तापमान जो है वो समान हो। अब देखो जब चीजें अनबैलेंस होगी, इक्वल नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है ये क्या करेगा, वर्क करेगा। लेकिन जब आपके पास दोनों बर्तनों की तरल का स्तर, जो दोनों मान लो ए और बी दो बर्तन है और उनके अंदर जो लिक्विड है वो सेम अमाउंट में डाला है, दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है, तो उस केस में जो हमारा साइफन है ये काम करने में विफल हो जाएगा, इसकी जो वर्किंग है वो फेल हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टू वेसल्स आर एट द सेम हाइट, देन वी कैन से द साइफन वर्किंग इज फेल्ड। ठीक है, पूरी तरह से जो है वो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो जा सकते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, साइफन इज ए ट्यूब बेंट फ्रॉम द टू लेग्स अनइक्वल लेंथ, उनकी लेंथ जो है वो अनइक्वल होनी चाहिए, विच इज लिक्विड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम ए रिसीवर्स एंड देन डाउन टू ए लोअर लेवल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, siphon will fail to work then the level of the liquid vessels are सेम हाइट, सेम हाइट पे होंगे तो उनका जो है वो, उसको जो है वो फेल हो जाएगी उसकी वर्किंग। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर, आपने देखे होंगे। अब ट्रांसफार्मर की बात करूं तो कुछ इस तरह से बड़े बड़े जो है वो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। अब आपने बताना है कि जो हमारे पास क्या है, large transformer when is used for only some time because very hot and cooled by circulating oil, the heating of the transfer is due to। कहने का अर्थ क्या है कि जो आपके पास बड़े ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं, यानी कि जो आपके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं
उनका उपयोग जब हम थोड़े समय के लिए करते हैं लेकिन वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और तेल प्रसारित करके ठंडे हो जाते हैं, उनमें अगर तेल दिया जाए तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का गर्म होने का निम्न में से क्या कारण होता है? तो ये तो सभी को आना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्यों गर्म हो जाता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट अलोन, या फिर हिस्टैरिसीस लॉस अलोन, या फिर दोनों, या फिर इंटेंस सनलाइट एट द नून। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज, एक तो करंट का तापीय प्रभाव रहेगा, एक तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप लोग उसमें एक रीजन ये दे सकते हैं। दूसरा जो है वो हेस्टिशियस हानि, ये भी जो है वो एक रीजन होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है वो रीजन है जिसकी वजह से आपका जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो गर्म हो जाता है इजिली, ठीक है। थोड़ा से काम करने के बाद वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये दो रीजन रहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, परमाणु आकार को नामित इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन ए यूनिट नेम्ड। तो आपने अगर टेट का या फिर टीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। कई बार न्यूक्लियर साइज पूछ लेता है, कई बार जो है वो उसको किस यूनिट में मेजर आउट किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर जो है वो आता है। तो आपने देखना है कि जो आपका न्यूक्लियर साइज है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपने याद रखना है फर्मी में जो है वो उसको क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं। और ये यूनिट ऑफ द लेंथ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 फेम्टोमीटर इसको बोल सकते हैं। और ये आपका यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। और इट इज सिमिलर टू द डायामीटर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज आल्सो सिमिलर टू द डायामीटर ऑफ प्रोटॉन, ये भी आपने याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फर्मी में जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए, कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, लाइट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चार ऑप्शन है, आप लोगों ने आंसर करना है कि लाइट ईयर जो है वो आपका किसका एक यूनिट है। सामने दे रखा है, आपको पिक्चर में भी विजिबल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर पोस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको लाइट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ कि 1 लाइट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू, किलोमीटर में कितने होते हैं। तो आपने याद रखना है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सिमिलरली 1 लाइट ईयर इन माइल्स तो 5.88 इंटू 10⁻12 माइल्स हो जाएगा। और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें तो 63241 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जो है वो 1 लाइट जो है वो आता है। तो आपको जो है वो 1 लाइट के बारे में पता होना चाहिए। और उसका जो है वो मैंने इक्वालिटी भी बता दी। नेक्स्ट आता है मिराज इज ड्यू टू, मिराज इज ड्यू टू unequal heating of different parts of atmosphere, magnetic disturbance in the atmosphere, depletion of ozone layer, या फिर अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर करते रहना। कहता है कि मिराज का एक कारण क्या है, वायुमंडल में विभिन्न भागों में असमान तापन, वातावरण में चुंबकीय गड़बड़ी, या फिर वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास,
या फिर वायुमंडल के विभिन्न भागों का समान ताप। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मिराज? तो वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हैं परछाई, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये किसकी वजह से होती है? तो आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास क्या होता है, वेरिएशन आती है किसमें? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, जब आपकी जमीन बहुत गर्म हो और हवा ठंडी हो जाए, मतलब आपके पास जमीन गर्म है और ऊपर वाली हवा जो है वो ठंडी हो, तो गर्म जमीन के ठीक ऊपर वाली हवा एक तरफ जो है वो को गर्म कर देती है, और जब प्रकाश जो है वो ठंडी हवा से होकर गर्म हवा की परत तक जाता है, जब वो आपका लाइट ठंडे वाले हिस्से से होकर गर्म वाले हिस्से में जाता है, तो ये आपको जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है? आपको परछाई नॉर्मली जो आपका साइज होता है उससे कुछ अलग दिखाई देती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जमीन के पास बहुत गर्म हवा की एक परत आकाश के प्रकाश के लगभग यू आकार में जो है वो मोड़कर अपरिवर्तित जो है वो कर देती है। इसका क्या मतलब हुआ? यू शेप में कर देगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो कुल मिला के हम जो बोलेंगे कि ये किसकी वजह से होता है, तो हमारा जो है वो यहाँ से अनइक्वल हीटिंग इफेक्ट। मैंने कहा ऊपर ठंडा है तो ऊपर गर्म है, हवा गर्म है, नीचे सरफेस ठंडा है, वो एक रीजन है। तो वही है वायुमंडल के विभिन्न भागों में असमान आपके पास क्या है, तापन है, टेम्परेचर है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से ये जो घटना है वो घटित होती है। नेक्स्ट आता है द लाइट फ्रॉम द सन रीच अस इन नियरली। तो सनलाइट जो है वो हम तक नियरली कितने टाइम में जो है वो पहुंचती है? तो 2 मिनट में, 4 मिनट में, 8 मिनट में, या फिर 16 मिनट में। तो आप लोग याद रखेंगे, द लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ आफ्टर इट हैज बीन emitted फ्रॉम द सन सरफेस। जब भी लाइट प्रकाश की किरणें सूर्य से जो है वो चलती है, तो लगभग 8 मिनट के अंदर जो है वो हम तक यानी कि अर्थ तक जो है वो पहुंच जाती है। तो याद रखना है कि लाइट जो है वो आपके पास इतनी फास्ट चलती है, फिर भी उसे जो है वो हम तक पहुंचने के लिए जो है वो कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट जो है वो लग जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारे पास हम और सन कितनी आपस में कितने दूर होंगे। तो ये सब चीजें रहेगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन। होपफुली आपको जो है वो जरूर अच्छा लगा होगा। चीजें अगर हेल्पफुल लगी हैं तो एक बार जो है वो प्ले स्टोर से आप लोग स्टडी सर्विस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी हमारे बैचेज हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जितने भी ऑनलाइन बैचेज हैं, आप जो है वो एप्लीकेशन में जाइए, डेमो क्लासेस को देखिए। अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लगती हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है, तो आप अपने कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और हमारे साथ जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हैं। और किसी तरह की भी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो 7591046600 हमारा ऑफिशियली जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग जो है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये हमेशा जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। और लास्ट में ज़रूर फीडबैक दें कि सेशन आपको कैसा लगा, चीज़ें हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। इसी तरह के और सेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो पोस्ट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।